दोस्तों चलिए करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे प्रश्न ये है कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है या फिर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरयू नदी के तट पर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी हो जाएगी। अगर आपसे पूछे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना नदी हो जाएगी। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए अभी हाल ही में 2022 में एक 31 बीपीएससी में जूनियर इंजीनियर में से पूछा गया है और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। अभी हाल ही में इस क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा था और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस प्रश्न को पूछा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। प्रश्न यहाँ थे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कृषि विभाग के थे। कृषि अंतरिम जो अंतरिम सरकार थे तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को कृषि विभाग इनके पास था। अगर हम बात करें जेपी नारायण तो जयप्रकाश नारायण को जेपी आंदोलन के इंदिरा गांधी के टाइम में जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था जेपी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य कहाँ से मतलब कि कौन सा अनुच्छेद में है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है तो अभी फिलहाल में पहले 10 था, एक यहाँ पे जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है 11 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से ये लिया गया है तो ये रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया है। तो देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन और इसके अलावा देखिए पार्ट 4 में ये भी याद रखिएगा कि कौन जो मौलिक कर्तव्य है वो किस पार्ट में है यानी किस भाग में है तो 4 भाग ए में है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 51A में है। ठीक है, नॉन जुडिशियबल इन नेचर है। अगर ये पूछे किस नेचर का है तो नॉन जुडिशियबल है ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स। ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंडियन सिटीजन के ऊपर ओनली है, दूसरे विदेशी के ऊपर नहीं है। 11th ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी कि पहले 10 था जो कि 42वां संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ दिया गया। लेकिन वर्तमान में अभी पूछे तो कितने हैं, टोटल 11 हैं। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था जो कि अनुच्छेद 51A था। भाग अगर पूछे तो 4A। अगर प्रकृति में पूछे तो गैर न्याय संगत है, केवल भारतीय नागरिकों को ये उपबंध प्राप्त है। अगर वर्तमान में पूछे तो कितने हैं, 11वें हैं। अगर पूछे कि 11वां कब जोड़ा गया है तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना फैक्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अपने अगर अभी तक अपने आई एग्जाम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर इस तरीके से आपको सेशन देखना चाहते हैं तो। चलिए अगला यहाँ पे देखिए अगला पूछा है मंगल पांडे। आप सभी अवगत होंगे ये मंगल पांडे के नाम से क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इन्होंने वासिपोई विच इन्फेंट्री यानी कि मंगल पांडे जो थे ये भारतीय सेना में थे यानी कि उस समय जब अंग्रेजों के शासनकाल हुआ था उस समय सेना में थे। और इन्होंने जैसे विद्रोह हुआ था 1857 में तो जो आप सभी जानते हैं जो कार्ट्रेज था उसमें ये बोला था गाय और सुअर की उसमें चर्बी यानी कि जो बंदूक यानी कि राइफल को फायर किया जाता था दांतों से निकाला जाता था। तो इसी से आहत होकर के लोगों ने विद्रोह कर दिया था जिसके कारण बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके अलावा नौकरी से भी
निकाल दिया गया था। और इसी कारण से क्या हुआ, विद्रोह हो गया, जिसमें कि ये पूछा क्वेश्चंस में ये पूछा है कि मंगल पांडे किस पैदल सेना में एक सिपाही थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। चलिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पे है क्या कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 के बंगाल के विद्रोह की चिंगारी तब भड़काई जब उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन क्या नाम दिया गया, यानी कि व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू द ऑपरेशन टू द लिबरेट गोवा फ्रॉम टू पुर्तगीज, यानी कि पुर्तगालों से गोवा को हटाने के लिए, यानी कि लेने के लिए कौन सी ऑपरेशन के नाम दिया गया था, क्या कौन सी कोड वर्ड दिया गया था। तो यहाँ जान सकते हैं वो था ऑपरेशन विजय। क्या था, ऑपरेशन विजय। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से हमने वापस ले लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विचारों पर कथनों पर विचार करें। बाबर ने तुर्क भाषा में, यानी कि तुर्की भाषा में अपने स्मरण को तुजुक एक बाबरी में लिखा, यानी कि कंसिडर द फॉलोइंग, बाबर रोट हिज मेमोरीज तुजुक अ बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज, यानी कि टर्की में लिखा है। तो बिल्कुल बात सही है कि बाबर ने अपनी जो मेमोरीज है वो सभी के सभी तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला पूछा है कि अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहता था। तो उस समय जब अकबर टैक्स लेते थे, यानी कि भूमि से प्राप्त जैसे राजस्व, तो उस समय उसको कहते थे जब्ती सिस्टम। क्या बोलते थे, जब्ती सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख, यहाँ पे और देख सकते हैं बाबर द्वारा क्या लिखा गया है। तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में, तो टर्की लैंग्वेज में लिखा गया है। अकबर मेड सम एक्सपेरिमेंट्स इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ राजा टोडरमल, यानी कि राजा टोडरमल के द्वारा इन्होंने क्या इसको रिफॉर्म किया, किसने, अकबर ने। और द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज कॉल्ड जब्ती, और अकबर के शासनकाल में क्या कहते थे, जब्ती। इट वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय द राजा टोडरमल, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ बीपीएससी, हर किसी एग्जाम में, चाहे वो आप एसएससी का दें, रेलवे का दें, बैंकिंग का दें, वहाँ से हर किसी एग्जाम के लिए फेमस है और यहाँ से आपको पूछा ही जाता है। देखिए हाल ही में बीपीएससी ASWM ऑफिसर 2022 ने इस प्रश्न को पूछा है। क्या है प्रश्न, कह रहे डैश रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है। तो विटामिन जो डी है वो विटामिन डी से जो रक्त होता है वो थक्का होता है। कहोगे सर कब होता है, मान लीजिएगा आपका उंगली या चाकू से कभी कट जाता है, तो जो मिनिमम टाइम होता है 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक में आपका खून बंद हो जाना चाहिए। और किसके कारण बंद होता है, बॉडी में हमारा क्या होता है, विटामिन के। जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होता है तो वो जल्दी उसका खून अगर कट जाएगा तो जल्दी वो खून रुकेगा नहीं। ठीक है, तो वो कौन सी, विटामिन के कारण। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विटामिन के। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक बोलते हैं, विटामिन सी। और अगर विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल बोलते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में, और विटामिन ई बोले तो फ्लैक्विनॉन। ठीक है, विटामिन के की बात करें तो इसको कहते हैं टोकोफेरॉल, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे चार्ट दिया गया है। विटामिन जो के है, विटामिन रक्तस्राव, यानी कि जो खून होता है, खून को रोकने का कार्य करता है कौन, विटामिन के। और इसको कहते हैं फ्लोक्विनॉन, यानी कि विटामिन के को कहते हैं फ्लूक्विनॉन। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि विटामिन को किस नाम से जाना जाता था। जैसे अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता था। महिलाओं के शिफ्ट में पूछा गया था, उसको बोलते थे साइनोकोबाल या फिर कोबालियम। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे दिया है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन यहाँ पे बनता है जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। तो विटामिन की हड्डियों, यहाँ पे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि थक्का, तो बोलेगा विटामिन के ब्लड को थक्का के अलावा और किस चीज़ में सहायक होता है, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन के की सहायता होता है। विटामिन सी अस्कर्बी, जो विटामिन सी है अस्कर्बी रोधी विटामिन है, यानी कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। और इसे मसूड़ों, रक्त वाहकों आदि को स्वस्थ रखने के लिए, घाव भरने के लिए भी सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई को टैकोफेरॉल कहा जाता है, नहीं विटामिन ई को टैकोफेरॉल और विटामिन के को फ्लोक्विनॉन, तो दोनों को याद रखिएगा। जनन क्रियाओं में सहायक होती है, विटामिन ई जो है जनन क्रिया में सहायक होती है। और इसलिए इसको विटामिन ई को सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। और इसके अलावा बालों के लिए भी विटामिन ई फायदेमंद होते हैं।
देखिए विटामिन ए रतौंधी, इसे रेटिनॉल बोलते हैं, और इसे आँखों, दांतों, त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना एवं संक्रमण रोधों के लिए एक वृत्त सहायक हार्मोन्स बोला जाता है। तो बताइए विटामिन के को क्या बोलते हैं? विटामिन को फ्लेक्विनॉन, यानी कि विटामिन के को फ्लेक्विनॉन बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ई को बोलते हैं क्या, या आप रख लीजिए विटामिन ई को टोकोफेरॉल, ईटी, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईटी, विटामिन ईटी, ईटी 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 मतलब विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फ्लेक्विनॉन, विटामिन ए को रेटिनॉल और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आई होप आप यहाँ से समझ चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके से मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न लेकर आऊँ जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, देखिए ये भी 68 बीपीएससी प्री 2002 और यह 22 फरवरी में भी इसको प्रश्न को पूछा है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? यहाँ पे पूछा है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना इससे पहले भी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बिहार में इसकी स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन? बंकिम चंद्र मिश्र ने किया था स्वराज दल की स्थापना। कहाँ पर? बिहार में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा कि बिहार की सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा सर जेम्स डेविड शिप्टन। ये कहने का मतलब ये कि जब बिहार आज़ाद हो गया था, यानी कि भारत के आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, उस समय उड़ीसा, बिहार, झारखंड ये सारे के सारे एक हुआ करते, जिसे उसको बिहार प्रांत बोलते थे। तो उस समय की ये बात कर रहा है, तो वही उस समय ये सर जेम्स डेविड थे बिहार के राज्यपाल। चलिए आगे यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? यानी कि अगर हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये सारे जो बेल्ट है ना, ये नदी के किनारे के बेल्ट हैं, जिसके कारण है कि यहाँ पे सारे यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं ये उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ फसल सबसे ज़्यादा उगता है। फसल होता है तो धान, चावल, गेहूँ ये सारे क्या हैं, ज़्यादा उगता है, और जिसके कारण यहाँ पे धान, चावल, कौन, ये सब क्या है, अनाज है। तो अनाज आधारित, अगर देखिए जिस क्षेत्र में अनाज ज़्यादा होगा वहाँ अनाज आधारित अगर उद्योग लगाया जाएगा तो वो ज़्यादा फलेगा फूलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनाज आधारित उद्योग यहाँ पे बिहार में लगाया जा सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर भारत में बात करें कि सबसे ज़्यादा गन्ने कहाँ पे उगता है, तो उत्तर प्रदेश गन्ने का डलिया कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने उगते हैं और इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी होती है। अगर हम दाल की बात करें तो मध्य प्रदेश दाल के क्षेत्र में सबसे अहम भूमिका, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला यहाँ पे देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम से बहती है? यहाँ पे आपको ये बताना है किन नदियों में संगम से बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सी, फल्गु नदी। सबसे पहले आप ये जानिए, फल्गु नदी को ना निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है ये मोहना और लीलाजन नदी, ये दोनों के मेल से बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आप सभी जानते हैं 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त को 1942 में। इस समय हुआ था क्या, सभी नेताओं को, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन सभी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। जो बचे थे उसके बाद वहां से जेल से भागने के बाद क्या हुआ, आज़ाद दस्ता का बनाया, जो कि बिहार में सक्रिय रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगर आपसे बोला जाती चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में। अगर आपसे असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में। ये पॉइंट आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, ये बताना है। ये मुंगेर, बांका, कटिहार, जमुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जमुई। अभी देखिए 67th बीपीएससी प्री 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय, यहाँ पे पूछा है भारतीय, उस अभी इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था वहाँ पे पूछा था कि भारतीय गवर्नर कौन थे, यहाँ पे पूछा है कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, और अब आपको मैंने अभी अभी बताया जो डॉक्टर श्री कृष्ण थे, ये कौन से थे? ये भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो बिहार का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 1918 था 2011 की जनगणना के अनुसार में। चलिए, अगर यहाँ पे आपसे ये पूछ दिया जाए कि सब भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के साथ में, लेकिन वो 10 के जनगणना नहीं था। वो 10 के जो जनगणना का शुरुआत किया 1872 था, 1872 था। इसके बाद जो है लॉर्ड रिपन के समय काल में 10 के जनगणना को चालू किया। यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? 2018 था, जबकि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला गोपालगंज है। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? तो गोपालगंज में है, जहाँ के लालू यादव है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। ठीक है, जिसका लिंगानुपात 1021 है, यानी कि जो गोपालगंज का जिला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस जिले में नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नहीं, सबसे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे लड़के से ज़्यादा कौन है? लड़कियाँ हैं। मुंगेर जो है न्यूनतम है, यानी कि मुंगेर में लड़के कम हैं, लड़कियाँ कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, जबकि गोपालगंज में लड़कियां ज़्यादा है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव या पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा की बात करें तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए। और भीम बांध कहाँ है? कैमूर में ही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना है, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि अगर आप इस तरह के सेशन देखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या प्रश्न है? बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? ठीक है, सबसे बड़ा है, तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा की बात करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेम क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये तो आप जाने समझ ही गए, तो कौन सा होता है? कैमूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में? संगम का मतलब होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ना ये गंगा नदी बह रही है और यहाँ से ऐसे ना सोन नदी यहाँ से बह रही है, तो जहाँ पे मिल रहा है वो वाला जिला कौन सा है? तो वो वाला जिला है पटना। पटना में गंगा नदी में जाके सोन नदी जाके मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अगर हाँ आपसे ये पूछे कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी एंटर करती है, तो वो हो जाएगा बक्सर जिले में बिहार की यहाँ पे एंटर करती है। और इसके अलावा अगर बात एग्जिट की बोले तो एग्जिट यहाँ पे आपका पूर्णिया, यानी कि आपका इधर इस साइड में, यानी कि पूरब के साइड में इधर जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखिए, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ठीक है, ये बताना है आपको, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी किस जिले में है? तो हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने 1919 में अध्यक्ष किया था, और वहीं बिहार किसान सभा 1929 में ही किया गया है। अगर आप पूछे बिहार से उड़ीसा कब हुआ तो 1936 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, पूर्णिया नहीं करता है, बाकी किशनगंज करता है, मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है। मैंने आपके लिए आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, कैसे? चंपा यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, चंपा एसमेस, ऐसे एसमेस आया क्या? ठीक है, आया क्या?
चंपा एस में आया क्या, चंपा मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पे क्या हो जाएगा सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और यहाँ पे क्या हो जाएगा अररिया, ठीक है, और किशनगढ़। ये सारे के सारे जिला हैं जो कि नेपाल के साथ सटे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला है, तो सेमी क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न ये है कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, धमेक स्तूप, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, सारनाथ पे है, सारनाथ पे धमेक है, बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और महत्वपूर्ण सेशन लेकर आता रहूं रेगुलर। यहाँ पे प्रश्न पूछा कि हरिहर एंड बुक्का वर द फाउंडर ऑफ विच किंगडम, यानी कि हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना किया था, तो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है क्या, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, औरंगजेब एक मुगल सम्राट था, का निधन किस सन में हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसका जो निधन है वो निधन हो गया था औरंगजेब का 1707 ईस्वी में, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी में ऊपर वाला भाग को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं। ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं आर्कटिक, और ये वाला पार्ट यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि साउथ पोल पर, इस वाले पार्ट को कहते हैं अंटार्कटिका। तो ऊपर देखिए नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ कौन सा है, उत्तरी हो जाएगा, और ये कौन सा है साउथ है, तो ये कौन सा हो जाए दक्षिणी, तो यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार इसको सीटेट में भी पूछा गया है, देखिए सीटेट में भी कई बार इसको क्वेश्चंस को पूछा गया, चाहे आप वहाँ पे पिछला वाला प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, और इसके अलावा 68 पीपीएससी प्री में इसको पूछा है, इसके अलावा हाल ही में 2023 में भी इस प्रश्न को पूछा है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर एक प्रश्न और देख लिए, मदर ऑफ जहांगीर, जहांगीर का कछवाहा प्रिंसेस डॉटर राजपूत रूरल थे, जो कि इनके बेटे का नाम था जहांगीर, ठीक है। जहांगीर की माँ कछवा राजकुमारी अंबर जयपुर के राजपूत शासक की बेटी थी। शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी मरवाड़ जोधपुर के राजपूत की बेटी थी। तो जहांगीर की मम्मी कौन थी, जयपुर कछवाहा राजकुमारी जयपुर की राजपूत की बेटी थी, और शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी मारवाड़ जोधपुर की राजपूत की बेटी थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कुल मिला के कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन था जो कि महत्वपूर्ण ये है सभी के सभी प्रश्न, और आप इसी तरह से अगर आगे भी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, हाँ हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए मैं और भी इस तरीके से एक एक दिन में 2-2 सेशन में करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।